दुनिया की सबसे जटिल मशीन की कल्पना करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी दिमागी कसरत है। बिल्कुल, ये इतना आसान नहीं है। और जरा इस बात पर गौर किया जाए कि उस मशीन के लिए एक मैनुअल या कहें जो नियम पुस्तिका है वो तब लिखी जा रही है जब वो मशीन चारों तरफ से आग की लपटों से घिरी हुई है। वाकई वो बहुत ही खौफनाक और अस्थिर मंजर रहा होगा, है ना? और ये कोई हॉलीवुड फिल्म का दृश्य नहीं है। दरअसल ये उस स्थिति का एकदम सटीक वर्णन है जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था। एकदम सही कहा आपने। एक ऐसा लिखित दस्तावेज जो आज 140 करोड़ से ज्यादा लोगों के रोजमर्रा के जीवन को संचालित करता है। और वो भी दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान। बिल्कुल, जिसे किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि एक लघु भारत या कहें एक मिनिएचर इंडिया ने मिलकर तैयार किया। सही बात है। तो आज के इस डीप डाइव में हमारे पास कुछ बेहद विस्तृत और शानदार अध्ययन नोट्स हैं जो भारतीय संविधान के प्रमुख सिद्धांतों, इसके इतिहास और इसकी पूरे ढांचे की परतें खोलते हैं। और ये नोट्स बहुत ही काम के हैं। हाँ, आज का मिशन केवल कुछ अनुच्छेदों या नियमों को पढ़ना नहीं है। आज हमें ये डिकोड करना है कि ये सुप्रीम लॉ आखिर बना कैसे। इसका बेस क्या था? बिल्कुल, इसका मुख्य दर्शन क्या है और ये कैसे सरकार की असीम शक्तियों और एक आम नागरिक के मौलिक अधिकारों के बीच एक ऐसा सटीक संतुलन बनाता है जो दशकों से बिना टूटे काम कर रहा है। ये मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि नियमों की इस जटिल भूल भुलैया को समझने के लिए इसके पीछे के क्यों और कैसे को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, वरना तो ये सिर्फ एक बोरिंग किताब लगेगी। बिल्कुल, जब कोई इतना बड़ा दस्तावेज पढ़ता है ना तो वो अक्सर केवल कानूनी भाषा में उलझकर रह जाता है। लेकिन अगर हम इतिहास की जमीन पर लौटें तो ये स्पष्ट होता है कि इस नियम पुस्तिका की मांग कोई रातों रात पैदा हुआ विचार नहीं था। अच्छा, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1929 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी आधिकारिक मांग शुरू हुई थी। 1929 में, मतलब आजादी से काफी पहले। हाँ, और उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे एक ठोस प्रस्ताव के रूप में अंग्रेजों के सामने रखा। ये कोई साधारण मांग नहीं थी, ये एक संप्रभु राष्ट्र होने का पहला वैचारिक दावा था। और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि जब 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन हुआ तब देश की स्थिति कितनी नाजुक थी। बहुत नाजुक थी, बंटवारे का साया मंडरा रहा था। हाँ, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे उस समय। बिल्कुल, शुरुआत में 389 सदस्य थे जो बंटवारे की त्रासदी के बाद कम हो गए। हाँ, संख्या घट गई थी। अगर इस पूरी प्रक्रिया को एक आधुनिक संदर्भ में देखा जाए तो ये मुझे एक बहुत बड़े और जटिल ऑपरेटिंग सिस्टम को कोड करने जैसा लगता है। अरे वाह, ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है ना? जैसे कंप्यूटर में एक ओएस होता है जो अनगिनत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच तालमेल बिठाता है। भारत जैसे देश के लिए एक ओएस कोड करना जहां हार्डवेयर के नाम पर इतनी अलग अलग भाषाएं, धर्म, जातियां और रियासतें थीं, ये तो एक असंभव सा काम लगता है। वाकई ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये सवाल किसी को भी परेशान कर सकता है कि बिना किसी सिस्टम क्रैश के इतने विविधतापूर्ण देश के लिए बिना किसी बड़े टकराव के सर्वसम्मति से इतने जटिल नियम कैसे तय किए गए होंगे। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के क्रैश न होने का मुख्य कारण वो तरीका था जिसे इसे बनाया गया। अच्छा। हाँ, इस सभा में जो लोग बैठे थे वो केवल राजनेता नहीं थे, वे अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ और समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधि थे। मतलब एक असली लघु भारत। बिल्कुल, इसे लघु भारत यूं ही नहीं कहा जाता। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जिन्हें मुख्य वास्तुकार माना जाता है, उनका काम केवल कानून लिखना नहीं था। तो उनका मुख्य काम क्या था? उनका काम था अलग अलग और अक्सर विरोधाभासी विचारों को एक तार्किक ढांचे में पिरोना। एक स्ट्रक्चर देना। हाँ। उधर जवाहरलाल नेहरू संघ की शक्तियों का खाका तैयार कर रहे थे। अच्छा। सरदार पटेल प्रांतीय संविधान और मौलिक अधिकारों पर काम कर रहे थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष के रूप में ये सुनिश्चित कर रहे थे कि चर्चा पटरी से न उतरे। मतलब सबका अपना अपना एक क्लियर रोल था। बिल्कुल। और यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने बहुमत से फैसले थोपने के बजाय सर्वसम्मति यानी कंसेंसस का रास्ता चुना। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, अगर किसी एक बिंदु पर असहमति होती थी तो वो वोटिंग कराकर अल्पसंख्यकों को चुप नहीं कराते थे। तो क्या करते थे? वे तब तक बहस करते थे जब तक बीच का कोई ऐसा रास्ता न निकल आए जो सबको मंजूर हो। इसीलिए इतना समय लगा। बिल्कुल,
इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का लंबा समय लगा और लगभग 6.4 करोड़ रुपए का खर्च भी आया। ये सर्वसम्मति वाला पहलू वाकई उस समय की परिपक्वता को दर्शाता है। अब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की हमारी इस उपमा को ही आगे बढ़ाएं तो किसी भी बेहतरीन ओएस का एक मिशन स्टेटमेंट होता है। बिल्कुल होता है। एक विजन जो ये तय करता है कि वो सिस्टम आखिर हासिल क्या करना चाहता है। सही कहा। हमारे स्रोत बताते हैं कि भारतीय संविधान का ये विजन उसकी प्रस्तावना या कहें प्रीएम्बल में बसता है। 1946 में नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था वही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना में तब्दील हो गया। बिल्कुल। और इस प्रस्तावना को केवल एक किताब की भूमिका या एक साधारण प्रीएम्बल समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। तो इसे क्या माना जाए? इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है और इसका एक बहुत ठोस कारण है। क्या कारण है? इस छोटे से पन्ने पर सबसे क्रांतिकारी शब्द लिखे हैं, हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल। वी द पीपल। इतिहास में पहली बार इस उपमहाद्वीप में सत्ता का स्रोत किसी मुकुट, किसी राजा या किसी ईश्वरीय अधिकार को नहीं माना गया, बल्कि सीधे आम जनता को माना गया। एकदम सही। ये महज एक वाक्य नहीं है, ये एक पूरी व्यवस्था का पलटना है। लेकिन यहाँ एक ऐतिहासिक मोड़ है जो थोड़ा उलझन में डालता है। वो क्या? ये प्रस्तावना इतनी पवित्र मानी जाती है, फिर भी 1976 में 42वें संशोधन के तहत इसमें बदलाव किया गया। हाँ, बदलाव तो हुआ था। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि क्या मूल निर्माताओं ने इन शब्दों को भूलवश छोड़ दिया था या ये किसी खास राजनीतिक परिस्थिति का परिणाम था? देखिए, मूल निर्माताओं ने इन्हें भूला नहीं था, बल्कि उन्होंने जानबूझकर इन पर मोहर लगाने से परहेज किया था। अच्छा, जानबूझकर? हाँ, अंबेडकर का मानना था कि संविधान को आने वाली पीढ़ियों पर ये नहीं थोपना चाहिए कि वे किस आर्थिक या सामाजिक मॉडल को अपनाएं। मतलब ये फैसला भविष्य पर छोड़ दिया गया। बिल्कुल। उनका मानना था कि ये फैसला संसद पर छोड़ दिया जाना चाहिए। तो फिर 1976 में ऐसा क्या हुआ? 1976 का समय आपातकाल का दौर था। तब की सरकार ने महसूस किया कि भारतीय राज्य की प्रकृति को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना आवश्यक है। अच्छा, इन शब्दों के जुड़ने से प्रस्तावना ये स्पष्ट रूप से घोषित करने लगी कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र देश है। गणतंत्र यानी रिपब्लिक? हाँ, संप्रभु का अर्थ है बाहरी दबावों से पूर्ण मुक्ति। पंथनिरपेक्ष यानी सेक्युलर। इसका भारतीय संदर्भ पश्चिमी मॉडल से अलग है। वो कैसे? यहाँ इसका मतलब धर्म का विरोध नहीं है, बल्कि राज्य द्वारा सभी धर्मों से समान दूरी और समान सम्मान रखना है। हाँ, मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। एकदम सटीक। और गणतंत्र का सीधा सा मतलब है कि देश का मुखिया यानी राष्ट्रपति कोई राजा नहीं बल्कि चुना हुआ व्यक्ति होगा। ये दर्शन तो बहुत ही शक्तिशाली है। न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के लक्ष्य तय करना। बिल्कुल। लेकिन कागजी दर्शन और जमीनी हकीकत में बहुत बड़ा अंतर होता है। वाकई। ब्रिटेन, अमेरिका और आयरलैंड जैसे देशों के संविधानों से लिए गए हैं। जी। यहीं पर कई बार ये आलोचना सुनने को मिलती है कि ये दस्तावेज मौलिक नहीं है, बल्कि एक कॉपी पेस्ट या उधार लिया गया काम है। इस आलोचना में कितनी सच्चाई है? ये आलोचना दरअसल संविधान की कार्य प्रणाली को न समझने का परिणाम है। अच्छा, तो ये कॉपी पेस्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही परिष्कृत सिंथेसिस या कहें संश्लेषण है। वो कैसे? जरा समझाइए। उदाहरण के लिए, निर्माताओं ने देखा कि अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है, जुडिशियल सुप्रीमेसी। हाँ, जहां कोर्ट संसद के कानूनों को आसानी से खारिज कर सकता है। वहीं ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता है, जहां संसद जो चाहे कानून बना सकती है। तो भारत ने क्या किया? भारत के निर्माताओं ने इन दोनों अतियों को खारिज कर दिया। उन्होंने एक ऐसा बीच का रास्ता निकाला जहां संसद कानून बनाने में सर्वोच्च है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। मतलब जुडिशियल रिव्यू। बिल्कुल, ताकि वो संविधान के खिलाफ जाने वाले कानूनों को रोक सकें। तो ये सिर्फ उधार लेना नहीं हुआ? नहीं, ये दुनिया की गलतियों से सीखकर अपने लिए एक कस्टम बिल्ड सिस्टम तैयार करना है। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। ये कुछ एक आधुनिक हाइब्रिड कार की तरह लगता है। हाइब्रिड कार? वो कैसे? जैसे एक हाइब्रिड कार सामान्य सड़कों पर बैटरी और पेट्रोल दोनों के संतुलन से चलती है। भारतीय संविधान भी सामान्य स्थितियों में
एक संघीय या फेडरल ढांचे की तरह काम करता है, जहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां स्पष्ट रूप से बटी होती हैं। बिल्कुल सही। लेकिन जैसे ही कोई संकट या आपातकाल आता है, जैसे मान लीजिए गाड़ी किसी बहुत ही खराब और खड़ी चढ़ाई पर पहुंच जाए, तो ये तुरंत ऑल व्हील ड्राइव या एकात्मक मोड में बदल जाती है। यूनिटरी मोड। हाँ, सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं। ये बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। लेकिन यहाँ एक गंभीर सवाल उठता है, क्या ये एकात्मक झुकाव या आपातकालीन मोड एक तानाशाही का लूपहोल नहीं है? क्या राज्य सरकारों की शक्तियों को केंद्र द्वारा कभी भी छीना जा सकता है? देखिए, ये एक बहुत ही वाजिब डर है और निर्माताओं को भी इसका अंदाजा था। तो उन्होंने क्या किया? इसीलिए संविधान को कठोरता और लचीलेपन का एक अनूठा मिश्रण बनाया गया है। मतलब रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, हर चीज को आपातकाल के नाम पर नहीं बदला जा सकता। अच्छा। कुछ नियम इतने लचीले हैं कि उन्हें संसद में सिंपल मेजॉरिटी से आसानी से बदला जा सकता है, जैसे किसी राज्य का नाम बदलना हो। ठीक है। लेकिन अगर केंद्र सरकार राज्यों की शक्तियों को स्थायी रूप से कम करना चाहे तो उन्हें स्पेशल मेजॉरिटी यानी संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। सिर्फ बहुमत? नहीं, उसके साथ साथ देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी उसे मंजूर करवाना होगा, जिसे रैटिफिकेशन कहते हैं। अरे वाह, ये तो काफी मुश्किल है। बिल्कुल। ये कठोरता ही वो ब्रेक है जो इस हाइब्रिड कार को तानाशाही की खाई में गिरने से रोकती है। तो ये पूरा मजबूत ढांचा, ये हाइब्रिड इंजन और ये सारे ब्रेक आखिर किस मंजिल तक पहुंचने के लिए बनाए गए हैं? इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है संविधान का भाग 3। मतलब नागरिकों के मौलिक अधिकार? बिल्कुल, फंडामेंटल राइट्स, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ये केवल कागजी अधिकार नहीं है, बल्कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, यानी जस्टिशिएबल है। इसका मतलब अगर राज्य एक नागरिक के खिलाफ अपनी ताकत का दुरुपयोग करता है, तो नागरिक सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है? एकदम सही। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि कोई भी अधिकार असीमित या एब्सोल्यूट नहीं होता। हाँ, जाहिर है। अगर अधिकार असीमित हो जाएं, तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। बिल्कुल। इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक व्यवस्था और नैतिकता के आधार पर इन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ये संतुलन जरूरी है। लेकिन इन अधिकारों का जो प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ा, वो वाकई अभूतपूर्व है। जैसे कि समानता का अधिकार? हाँ, अनुच्छेद 14 to 18 इसने केवल कानूनी बराबरी नहीं दी, बल्कि अस्पृश्यता का अंत करके एक हजारों साल पुरानी सामाजिक कुप्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। ये बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, जो अभिव्यक्ति और जीवन जीने की आजादी देता है। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार और अल्पसंख्यकों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के प्रावधान, अनुच्छेद 29 और 30। हाँ, ये इस बात का सबूत है कि ये संविधान बहुसंख्यकवाद को रोकने का एक टूल है। इन सब में अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। बिल्कुल। इसे तो संविधान का हृदय भी कहा जाता है। हाँ। लेकिन कागज पर लिखे अधिकार तब तक बेमानी है जब तक उन्हें लागू करवाने वाली कोई ताकत न हो। सही बात है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को पूरे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। जी। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। जैसे हैबियस कॉर्पस। हाँ, हैबियस कॉर्पस, जिसका सीधा सा मतलब है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना ठोस कारण और कानूनी प्रक्रिया के गायब या बंदी बनाकर नहीं रख सकती। बिल्कुल। लेकिन अधिकारों की ये बात अधूरी रहेगी अगर हम भाग 4 यानी राज्य के नीति निदेशक तत्वों की बात न करें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या DPSP। हाँ, ये आयरलैंड से प्रेरित हैं और एक तरह से राज्य के लिए नैतिक दिशा निर्देश हैं। ये समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। तो क्या ये भी कोर्ट द्वारा लागू करवाए जा सकते हैं? नहीं, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। मतलब आप सरकार पर इस बात के लिए केस नहीं कर सकते कि उसने सभी को रोजगार क्यों नहीं दिया। अच्छा, समझ गए। लेकिन कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखना सरकार का मौलिक कर्तव्य है। और जिम्मेदारियों की बात करें तो 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज भी जोड़े गए। अनुच्छेद 51A में। बिल्कुल, ताकि ये याद रहे
कि राष्ट्र के प्रति नागरिकों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। लेकिन जब हम मौलिक अधिकारों और इन नीति निर्देशक तत्वों को एक साथ देखते हैं तो एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव नजर आता है। बिल्कुल। आजादी के बाद शुरुआती दशकों में यही हुआ था। हाँ, क्योंकि एक तरफ संविधान नागरिक को संपत्ति का अधिकार दे रहा था, जो उस समय एक मौलिक अधिकार था। दूसरी तरफ डीपीएसपी राज्य को निर्देश दे रहा था कि वो सामाजिक न्याय के लिए संपत्ति का समान वितरण करे, जिसके लिए भूमि सुधार जरूरी थे। मतलब जमींदारों से जमीन लेकर गरीबों में बांटनी थी। हाँ, और जमींदार अपने संपत्ति के अधिकार को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जी। ये तो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के दो कोड्स का आपस में क्रैश होना था। बहुत सही कहा। ये आजाद भारत के कानूनी इतिहास का सबसे बड़ा महासंग्राम था। वाकई। संसद जो भूमि सुधार लागू करना चाहती थी और न्यायपालिका जो मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रही थी, वो आमने सामने आ गए। तो फिर ये टकराव कैसे सुलझा? कई सालों तक ये टकराव चला, लेकिन 1973 में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला आया जिसने इस गुत्थी को हमेशा के लिए सुलझा दिया। कौन सा फैसला? केशवानंद भारती केस। हाँ, ये तो बहुत मशहूर केस है। जी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सूझबूझ से ये स्थापित किया कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के विरोधी या दुश्मन नहीं है। तो वो क्या है? कोर्ट ने कहा कि उन्हें एक साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, जिसे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कहते हैं। वे एक ही रथ के दो पहिए हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज का कल्याण दोनों ही राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है। ये तो हुई नियमों और अधिकारों की सैद्धांतिक बहस। अब उस मशीनरी पर नजर डालते हैं जो रोजमर्रा के स्तर पर इस विशाल देश को चलाती है। बिल्कुल। अधिकार कागज पर है, लेकिन शक्ति का इस्तेमाल कौन कर रहा है? जी। शासन की संरचना में संसद का ढांचा बहुत दिलचस्प है। निचले सदन यानी लोकसभा में सीधे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं और धन विधेयकों पर इनका पूरा नियंत्रण होता है। सही बात है। दूसरी तरफ उच्च सदन है यानी राज्यसभा, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, और ये एक स्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन भी इसी तरह संतुलन पर आधारित है। वो कैसे? भारत में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख है, यानी हेड ऑफ स्टेट। लेकिन वो केवल नाम मात्र का प्रमुख है। वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के पास होती है। अच्छा। अनुच्छेद 74 और 75 स्पष्ट करते हैं कि ये मंत्रिपरिषद अपनी हर नीति और फैसले के लिए सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मतलब सीधे जनता के प्रतिनिधियों के प्रति। बिल्कुल। अगर वे लोकसभा का विश्वास खो देते हैं तो पूरी सरकार गिर जाती है। और इन सब कार्यों की कानूनी वैधता जांचने के लिए एक एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है, जिसके शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट विराजमान है। शक्तियों के इस पूरे विभाजन को समझने के लिए संविधान की 7वीं अनुसूची सबसे बेहतरीन साधन है। हाँ, बिल्कुल। ये एक घर के चोर चाट या काम के बंटवारे की सूची की तरह है। चोर चाट। हाँ, जैसे घर में विवाद से बचने के लिए तय कर दिया जाता है कि कौन रसोई संभालेगा और कौन बाहर के काम करेगा। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। हाँ, संघ सूची में 97 ऐसे विषय हैं जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं, जैसे रक्षा, संचार, विदेश नीति। इन पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में 66 विषय हैं जो स्थानीय जरूरतों से जुड़े हैं, जैसे पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि। इन पर राज्य सरकारें काम करती हैं। जी। लेकिन एक तीसरी सूची भी है, समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट, जिसमें 47 विषय हैं, जैसे शिक्षा और वन। इस पर दोनों कानून बना सकते हैं। और यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानून आपस में टकराते हैं तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। मतलब फिर से वही यूनिटरी बायस या एकात्मक झुकाव। बिल्कुल। लेकिन शक्ति का ये बंटवारा केवल केंद्र और राज्य की राजधानियों तक सीमित नहीं रहा। हाँ। 1992 में भारत के शासन मॉडल में एक बड़ा भूचाल आया। 73वें और 74वें संशोधन की बात करें आप? एकदम सही। इन संशोधनों ने सत्ता को दिल्ली और राज्य की राजधानियों से निकालकर सीधे गांवों और कस्बों तक पहुंचा दिया। पंचायतों और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। ये बहुत बड़ा बदलाव था। और इसका सबसे बड़ा और क्रांतिकारी प्रभाव ये था कि इसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया। वाकई। इसने लाखों महिलाओं को पहली बार जमीनी स्तर पर सत्ता के गलियारों में प्रवेश दिलाया
और लोकतंत्र का असली मतलब जमीन पर उतारा। शक्तियों का ये विकेंद्रीकरण और बंटवारा बहुत ही शानदार है। लेकिन इन सब व्यवस्थाओं को देखकर एक बहुत ही डरावना और उकसाने वाला सवाल जहन में आता है। वो क्या? संसद देश के सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। बिल्कुल देता है। अगर कल को कोई राजनीतिक दल संसद में प्रचंड और पूर्ण बहुमत हासिल कर ले, तो क्या वे अनुच्छेद 368 की शक्तियों का इस्तेमाल करके संविधान की पूरी प्रकृति को ही पलट सकते हैं? क्या वे चुनाव खत्म करके लोकतंत्र को तानाशाही में बदल सकते हैं? क्या इस ऑपरेटिंग सिस्टम में खुद को डिलीट होने से बचाने का कोई कोड है? ये भारत के संवैधानिक इतिहास का सबसे खौफनाक सवाल था। और इसका जवाब उसी 1973 के केशवानंद भारती केस से निकला। अच्छा, तो उस केस में और भी कुछ हुआ था? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में संविधान का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच तैयार किया, जिसे मूल ढांचा सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहा जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। हाँ, कोर्ट ने माना कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों में भी। ठीक है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, संसद संशोधन के नाम पर संविधान के मूल ढांचे को न तो नष्ट कर सकती है और न ही बदल सकती है। ओह, इसका मतलब है कि संसद ऑपरेटिंग सिस्टम में नए एप्स इंस्टॉल कर सकती है, पुराने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकती है, लेकिन वो उस कर्नल या मूल सोर्स कोड को डिलीट नहीं कर सकती जिस पर पूरा सिस्टम टिका हुआ है। बिल्कुल। अगर वे इमारत की मरम्मत करना चाहें तो कर सकते हैं, खिड़कियां बदल सकते हैं, लेकिन वे उस इमारत की नींव को डायनामाइट लगाकर नहीं उड़ा सकते। ये उपमा पूरी तरह से सटीक बैठती है। तो ये मूल ढांचा आखिर है क्या? इसमें भारत की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति, लोकतंत्र, शक्तियों का पृथक्करण, संघीय ढांचा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसे तत्व शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मूल ढांचे का अंतिम रक्षक है। जी। यही वो सिद्धांत है जिसने ये सुनिश्चित किया है कि चाहे किसी भी सरकार के पास कितना भी बड़ा बहुमत क्यों ना हो, वो अपनी मनमानी से भारत को एक तानाशाही राज्य में तब्दील नहीं कर सकती। वाकई यही वो तंत्र है जो इस संविधान को सिर्फ एक मृत कानूनी दस्तावेज से उठाकर एक जीवित और सांस लेते दस्तावेज में बदल देता है, जो समय के साथ बदल तो सकता है लेकिन अपनी आत्मा नहीं खोता। बिल्कुल, ये समय के साथ इवॉल्व हो सकता है लेकिन अपनी मूल आत्मा को कभी नहीं खो सकता। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए ये स्पष्ट हो जाता है कि 1946 में उन दूरदर्शी निर्माताओं ने जिस मैनुअल को आग की लपटों के बीच बैठकर लिखा था, वो महज पन्नों पर बिखरी स्याही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अपनी कठोरता और लचीलेपन के शानदार संतुलन और मूल ढांचे के इस अभेद्य सुरक्षा कवच के कारण ही इस दस्तावेज ने इतने विशाल, इतने विविधतापूर्ण और जटिल देश को दशकों से सफलतापूर्वक एक धागे में पिरोकर रखा है। एकदम सही बात है। लेकिन ये दस्तावेज कभी रुकता नहीं है, ये लगातार आगे बढ़ता है। आज हमने देखा कि कैसे समय, समाज और तकनीक के साथ मौलिक अधिकार और कर्तव्य विकसित हुए हैं। इस विश्लेषण के अंत में एक विचारणीय प्रश्न सामने आता है। अगर 1946 की वो संविधान सभा आज के इस आधुनिक इंटरनेट, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में बैठती, जहां हर व्यक्ति का जीवन ऑनलाइन दर्ज है, तो नागरिकों की डेटा प्राइवेसी और डिजिटल जीवन को सुरक्षित करने के लिए वे कौन सा बिल्कुल नया मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य इस किताब में जोड़ना पसंद करते? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी गहरे चिंतन में धकेल सकता है। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।